बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर का आगाज़ किया हुआ और उसमें अभी तक हम जो है ना 12 चैप्टर के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं केमिस्ट्री 10वीं क्लास की, और उसमें आज जो है ना 13वां चैप्टर जिसमें बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ जो अकेडमीज में पढ़ रहे हैं और बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तनवीर अहमद स्पीक, और फेसबुक चैनल स्कॉलर्स होम अकेडमी एंड ट्यूटर्स उसको भी आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि उससे भी आप लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। तो बारी भरकम फीस अदा करने से आप बेहतर अपने उन पैसों को बचाएं महंगाई के इस दौर में। और ऐसे तलबा तलबा जो फीस पे नहीं कर सकते वो घर में बैठ के आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वो आप इन तमाम चीज़ों से मुस्तफीद हो सकते हैं। चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा जिसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है एंड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह और विटामिन्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स है एज यूजुअल आपको बुलेट पॉइंट दिया गया है, तो इन तमाम चीज़ों को जब आप पढ़ लेंगे जो मेजर कंसेप्ट है तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जान सकेंगे। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। चैप्टर 13 है बायोकेमिस्ट्री है इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में, ये एक अजीम इम्पोर्टेंट मैदान है, फील्ड है बायोकेमिस्ट्री की। आज की दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसका ताल्लुक कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। माहौल में मौजूद ज्यादा ऑर्गेनिज्म से सादा मॉलिक्यूल से मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये एनर्जी का जखीरा होता है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं एनर्जी मुहैया करते हैं और प्रोटीन ना सिर्फ एनर्जी मुहैया करते हैं बल्कि नए मस्कुलर टिश्यूज और हड्डियां बनाकर हमें तंदुरुस्त और तवाना रहने में मदद देती है। मजीद बड़ा प्रोटीन हमें बीमारियों से महफूज रखती है। लिपिड्स एनर्जी का अहम सोर्स है। ये इमरजेंसी की सूरत में जिस्म को एनर्जी सप्लाई करने के लिए महफूज जखीरा होता है। ये मुश्किल हालात में काम करने में मदद फराहम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स नस्ल दर नस्ल आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी मुंतकिल करने के, यानी कि ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन में भी ये आपको न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो मदद फराहम करते हैं, वो भी जिम्मेदारी होती है इनकी। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले है। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आइए इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एलेट्स यानी कि एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रो ऑक्सी केटोन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला आपके सामने है C12H2O। आप इन ब्रैकेट N के साथ ज़ाहिर करें। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए सूरज की रोशनी और यानी कि क्लोरोफिल्स की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से इनको बनते हैं और जलाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी को मिक्स करेंगे सूरज की रोशनी यानी कि क्लोरोफिल इसमें डालेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, प्लस ऑक्सीजन अलहदा होगी। तो इसको ग्लूकोज को मजीद पॉलीमराइज होकर स्टार्च यानी कि सेलुलर्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को मंदरजात क्लासेस में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 आपका है मोनोसैकराइड्स, नंबर 2 आपका है गैसोकार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 आपका है पॉलीसैकराइड। तो ये 3 कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स है। मोनोसैकराइड्स जो होता है उसमें देखते हैं क्या होता है। उसमें ये होता है कि मोनोसैकराइड्स सादा तरीन आपकी शुगर्स होती है जिन्हें कार्बोहाइड्रेट्स लाइंस नहीं किया जा सकता। ये 3 से 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनमें के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद की बिना पर ट्राइओसिस, टेट्राओसिस और वेगाओसिस और मजीद क्लासेस में तकसीम किया जाता है। अहम जो मोनोसैकराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह के तरह के लैक्टोज होते हैं। ग्लूकोज को एक पेप्टाइड्स ऑक्सीआल्डिहाइड और जबकि फ्रक्टोज एक पैगाम हाइड्रोक्साइड केटोन बनाते हैं। इनका जनरल फार्मूला आपका जो होता है C6H12O6 है, जबकि ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी मंदरजा से है। ये आपको ओपन चेन और एक और चेन होती है जिसको हम वार्चिक चेन कहा जाता है,
वो हमने पिछले चैप्टर में कल डिस्कस किया है। और ये ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। तो इस तरह इनका ये कार्बोहाइड्रेट्स आपका बनता है। जो C6 है यानी कि कार्बन के 6 है, H के 12 है और ऑक्सीजन के 6 मिला के आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपका बनता है। मोनो जो सैकराइड्स है आप वो सफेद सॉलिड के यानी कि क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। ये पानी में सोलेबल हैं और इनका जायका मीठा होता है। इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ये रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए रेड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। तो इस तरह इनको देखा जा सकता है। ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं उसमें अब देखते हैं। आपके ओलिगोसैकराइड्स आपके हाइड्रोलाइड्स होने पर मोनोसैकराइड के 2 से 9 यूनिट्स बना देते हैं। इसलिए हाइड्रोलाइड्स करने के दौरान पैदा होने वाले यूनिट्स की बिना पर इनकी डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड में क्लासिफिकेशन की जाती है। और इसके दौरान पैदा होने वाले यूनिट्स की बिना पर इनकी डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड्स में क्लासिफिकेशन जब होती है तो सबसे अहम ओलिगोसैकराइड डाइसैकराइड्स बनाते हैं। जैसे सक्रोज यानी कि चीनी, सक्रोज के आप हाइड्रोलाइज करने से 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट आपका फ्रक्टोज बनता है। और ये आपका सोर्स हाइड्रोक्लोराइड्स और पानी जब इसको मिलाएंगे तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका अलग प्लस बन जाता है। तो इस तरह इनकी ये बनता है आपका यानी कि सोर्स प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। तो इस तरह इनकी ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के साथ इनकी ये चीजें बनती हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके सफेद क्रिस्टलाइन ठोस हैं और पानी में बआसानी इसको हल किया जा सकता है। ये भी जायके में मीठे होते हैं और रेड्यूसिंग या नॉन रेड्यूसिंग हो सकते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं अभी। नेक्स्ट है आपका पोलोसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या होता है? इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सैकड़ों से हजारों तक मोनोसैकराइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। पॉलीसैकराइड्स की मिसालें स्टार्च और सेलुलोज हैं। ये एम्फोर्स ठोस और बेजायका होते हैं, पानी में इनसोल्युबल होते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग खास रखते हैं, इनको पॉलीसैकराइड्स कहा जाता है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और इसका इस्तेमाल। कार्बोहाइड्रेट सादा और पेचीदा होते हैं, इनके सोर्सेज और इस्तेमाल भी मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका जो सादा शुगर मसलन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के सोर्सेज फल, सब्जियां और अजनास और शहद हैं। सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकराइड्स हैं। सक्रोज गन्ने, चुकंदर और फलों में पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पर मुश्तमिल और दूध, डेयरी की एशिया में पाई जाने वाली आम शुगर है। माल्टोज आप 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल डाइसैकराइड है जो यानी कि सीरियल्स में पाई जाती हैं, यानी कि अनाज में पाई जाती हैं। ये जो आपकी चीजें हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्या होता है, जब इनको सीरियल्स में पाया जाता है तो स्टार्च और यानी कि सेलुलोज पॉलीसैकराइड्स होते हैं, यानी कि जो स्टार्च होता है और जो इसको पॉलीसेटाइक कहा जाता है। रुई, कॉटन और खाल सेलुलोज बनाए जाते हैं। इससे हमारा जो जिस्म है यानी कि आवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का वाहद कंपाउंड है जो मसल्स एनर्जी हासिल करने के बजाय इस्तेमाल करते हैं। दिमाग को एनर्जी के तौर पर ग्लूकोज की जरूरत होती है क्योंकि ये फैट्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करने के अलावा मंदरजा झैल फायदे भी होते हैं। और वो फायदे कौन से होते हैं वो मंदरजा है। नंबर 1 आपका बिसाइड द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेस टू आवर बॉडी। नंबर 1 पे आपका हमारे जिस्म में शुगर लेवल को बरकरार रखते हैं। जिस्म में शुगर लेवल कम होने के नतीजे में ये बायो यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो सकती है। नंबर 2 आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देने वाले बैक्टीरिया को जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते मुहैया करते हैं। नंबर 3 आपका डाइटरी फाइबर आंतों को ठीक तरीके से काम करने में मदद देते हैं। नंबर 4 आपका फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स मसल्स की क्रैम्पिंग यानी कि क्रैम्पिंग से हिफाजत करते हैं। तो इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट एज ए यूजेस ऑफ सोर्स एनर्जी, इसको किस तरह देखते हैं आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सोर्स के तौर पर इनको इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है। हम कार्बोहाइड्रेट्स की खुराक की शक्ल में लेते हैं, ये हमें एनर्जी मुहैया करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लॉन्ग चेन वाले यानी कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को सादा शुगर में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज छोटी आंत से स्पून में बराह रास्त इसमें जो ऑब्जर्व कर लेता है। ब्लड जो उसकी स्ट्रीम होती है ग्लूकोज को मसल तक ले जाती है जहां उनकी जरूरत होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जॉल एनर्जी मिलती है, यानी कि 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट्स अगर होता है तो इसमें आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को 17 किलो जॉल एनर्जी मिलती है। और ये फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स में अगर मुश्तमिल खुराक होती है तो इसको ब्रेक किया जाता है शुगर में, और ये टूटती है शुगर में और इसको फिर मुंतकिली होती है, इसका मसल्स एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है और कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजीन में तब्दीली होती है, ये जिगर में ज़ख़ीरा होती है और ये आपका कन्वर्टेड टू ये फैट में जो गैसेस वगैरह अपसेटी वगैरह होती है उसमें इस्तेमाल होती है और ये ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के सोर्स के तौर पर लिया जाता है और ये आपकी मालूमात में इसमें इजाफा होगा। नेक्स्ट आपका टेस्ट योरसेल्फ, अभी तक जो आपने देखा तो उसको आपने देखना है। द यूजेस ऑफ डेक्स्ट्रोज एंड ड्रिप्स। डेक्सोक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं ड्रिप्स में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों करते हैं आइए देखते हैं। डेक्सोक्स एक क्रिस्टलाइन ग्लूकोज है, ये जिस्म को सादा कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करता है जो आसानी से सादा अज्जा में तकसीम हो जाते हैं। और डेक्सोज जो सोल्यूशन मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस में मिलते हैं, इनको मरीज की वेन से बराह रास्त दाखिल किया जाता है जो आपकी इंटरवेंस थेरेपी कहलाती है। ये आमतौर पर ड्रिप सिस्टम कहलाता है। ये पूरे जिस्म में फ्लोराइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अद्वियात पहुंचाने में का तेज तरीन तरीका है, यानी कि कार्बोडेक्स्ट्रोज एक ड्रिप के थ्रू अपनी बॉडी को भी मुहैया करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड से बने हुए इंतहाई पेचीदा नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स में अमीनो एसिड एक दूसरे के सादा पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। प्रोटीन 10,000 से ज़ायद अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में तमाम प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ये तब्दील हो जाती है और इसके साथ साथ अमीनो एसिड्स क्या होती है, प्रोटीन तमाम जिंदा अजसाम में मौजूद होती है और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जिंदा अजसाम में होती है। जानवरों के अजसाम का ज्यादातर हिस्सा उन पर मुश्तमिल होता है। ये जानवरों के तमाम सेल्स और टिश्यूज का अहम जुज़ है। तकरीबन खुश्क सेल के वजन का 50% प्रोटीन से बना होता है। ये मसल्स, जल्द, बालों, नाखरों, दिल, परों वगैरह में पाई जाती है, ये जो प्रोटीन होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आपका अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनका जर्नल फार्मूला आपका साइड चेन है और ये आपके सामने है, यानी कि और डैश CH-COOH, ये आपका अमीनो ग्रुप यानी कि नाइट्रो हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं और ये साइड चेन कहलाता है। मुख्तलिफ अमीनो एसिड में साइड चेन जो आर की साख्त मुख्तलिफ होती है। अमीनो एसिड्स की 20 अकसाम होती हैं, यानी कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं। उसमें से जो अमीनो एसिड होती हैं 20 में से 10 अमीनो एसिड इंसानी जिस्म में बनती हैं और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, जबकि बाकी 10 जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। हमारे जिस्म को एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है और ये खुराक के जरिए लाजमी तौर पर मुहैया होने चाहिए जिससे हमारे जिस्म में फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि किस तरह बिल्डिंग बनाती हैं जो अमीनो एसिड्स होती हैं। 2 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंक के जरिए जुड़े होते हैं। ये पेप्टाइड लिंक एक ऐसा अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप है जो दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के बाहमी मिलाप से पानी के एक मॉलिक्यूल्स के खराज से बनती है, जैसा कि आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि N2N डैश आपका CH ये फार्मूला है और यहाँ पे अमीनो एसिड को अगर आप मिलाएंगे, पानी इसमें डिहाइड्रेशन करेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज आपका इस तरह फंक्शनैलिटी में बनेगा। जब हजारों अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज करते हैं तो ये प्रोटीन बनती है। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन, यानी कि डिहाइड्रेशन का जब उनमें फंक्शनैलिटी होती है अमीनो एसिड्स में तो वहां से आपकी प्रोटीन यानी कि पॉलीमराइज करेंगे तो प्रोटीन यहाँ पे पैदा होती है। सोर्सेज एंड यूसेज ऑफ प्रोटीन्स के सोर्सेज और इस्तेमाल क्या है? जानवरों के
खुश्क वजन का 50% से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बनता है और प्रोटीन का एक अलग सोर्स है और ये एक मखसूस किरदार अदा करता है। प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 आपके एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज, जिसमें मटन, चिकन, फिश और अंडे हैं। इंसान इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 2 आपका जो होता है एंजाइम, आपका जो एंजाइम्स होते हैं ऐसी प्रोटीन है जिन्हें जिंदा सेल्स बनाते हैं। ये जिसमें होने वाले केमिकल रिएक्शन के कैटाइंस करते हैं, कैटालाइंस करते हैं। इनका कतार भी मखसूस होता है और ये गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बहुत से एंजाइम अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये जिस्म से खून के अखराज को रोकते हैं और ब्लड के कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए ट्रीटिंग ब्लड कैंसर व्हाई देयर एंजाइम्स। नंबर 3 पे आपका है खालें प्रोटीन्स हैं और ये चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होती हैं। चमड़ा, जूते, जैकेट्स और खेलों का सामान वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। आपका प्रोटीन हड्डियों में पाई जाती हैं। जब हड्डियों को पानी में उबाला जाता है तो आपका जेल्टन बनती है। जेल्टन बैक्टीरिया की एशिया बनाने में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5 आपका जो होता है पौधे भी प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे कि दालें और फलियां वगैरह, ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज और उनके यूजेस हैं जिनके उनको इस्तेमाल है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है आइए देखते हैं। लिपिड्स आपका फैटिसाइड, यानी कि आपका एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स में ऑयल्स और फैट्स होते हैं और ऑयल्स और फैट्स कोलेस्ट्रॉल के साथ लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिड्स हैं। ये एसिड्स 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड का जनरल फार्मूला मंदरजा झैल है, यानी कि H2 है OCR है। ये आपका ट्राई एसिड्स का जनरल फार्मूला है। यहाँ पे जो R है वो आपका एक लंबी चेन वाला अल्काइल रेडिकल शो हो रहा है। रूम टेम्परेचर के अलावा रूम टेम्परेचर जो होता है इसमें ये अनसैचुरेटेड ऑयल्स वाली हालत में पाए जाते हैं और ये रेंडर्ड फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स का बने होते हैं, जबकि फैट्स रूम टेम्परेचर पर ठोस हालत में पाए जाते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स को कहा जाता है और इनकी ये फंक्शनैलिटी ज़ाहिर की जाती है इसके साथ। फैटी एसिड्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं लिपिड्स के ब्लड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये लॉन्ग चेन वाले सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है ना प्लम्बिक एसिड है और जिस्पेरिक एसिड है, ये इनका फार्मूला है। ये मिनरल एसिड्स होते हैं जिनकी मौजूदगी में ये एसिड गैस्ट्रो के साथ मिलकर ईस्टर बनाते हैं। तो ये इनके फैटी एसिड का काम होता है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। फैट्स और आपका फैट्स और जो ऑयल बहुत ज्यादा एनर्जी वाली खुराक होती है। ये विटामिन A, D और E के सोर्सेज हैं। ये ब्रेन सेल्स यानी कि नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये पानी में इनसोलेबल जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलेबल होते हैं। फैट्स जिसमें जमा होकर इसे हरारत और इलेक्ट्रिसिटी से इंसुलेट करते हैं। फैट्स और ऑयल्स खुदी तौर पर जानवर, पौधे और समुद्री ऑर्गेन्स बनाए जाते हैं, वो बनाने का काम करते हैं और ये इनमें इनका इस्तेमाल होता है। फैट्स और ऑयल खुदी तौर पर जानवर, पौधे, समुद्र ऑर्गेन्स बनाते हैं। नंबर 1 पे आपका जो होता है वो आपका एनिमल फैट्स और आपका एडिपोज टिश्यू सेल्स में पाए जाते हैं। जानवर दूध देते हैं जिसे मक्खन और घी हासिल किया जाता है। मक्खन और घी खाना पकाने, फ्राई करने, बेकरी की एशिया और स्वीट्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 2 एनिमल फैट्स सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। नंबर 3 पौधे ऑयल बनाकर उन्हें अपने बच्चों में ज़खीरा करते हैं। मसलन सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आपका ग्राउंडेड ऑयल और कार्बन ऑयल, ये ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल या घी की शक्ल में खाना पकाने और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4 आपका समुद्री जानवर जैसा कि सेलोन बेल्स भी ऑयल का सोर्स होते हैं। ये ऑयल्स बतौर अद्वियात इस्तेमाल होते हैं। मसलन आपका अकोड लिवर ऑयल जो होता है वो इसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये इनका जो सोर्सेज है, जिनके लिपिड्स के सोर्सेज और इसकी यूजेस हैं आपके रोजमर्रा के मामलात में। तो इसके साथ साथ आगे कुछ
انفارمیشنز ہیں یہ جو ہے یہ ویسے انفارمیشن کے طور پہ ٹیکنالوجی کی لکھی ہوتی ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں ہائیڈروجن اور ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے، اور یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف معلومات کے لیے ہوتا ہے، یہ ایڈ دیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا نیوکلک ایسڈز۔ نیوکلک ایسڈز کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، نیوکلک ایسڈ ہر زندہ سیل کا ایک اسینشیل کمپوننٹس ہے، اور یہ عام طور پر نیوکلائڈ سے بنے ہوئے لانگ چین والے مالیکولز میں بنائے جاتے ہیں۔ ہر نیوکلائڈ 3 اجزاء نائٹروجنس بیس یا پینٹوز شوگر اور فاسفیٹ گروپ پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیوکلک ایسڈز کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف نیوکلک ایسڈز۔ سب سے پہلا ہے آپ کا ڈی ایکسک رائبو نیوکلک ایسڈ۔ اس میں کیا ہوتا ہے جس کو ہم ڈی این اے بھی بولتے ہیں، آپ کا ڈی ایکسک رائبو نیوکلک ایسڈ ڈی این اے ڈی ایکسی رائبو شوگرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے سٹرکچر کو جے واٹسن اور ایف کرک نے 1953 میں دریافت کیا۔ یہ ایک لمبا ڈبل آپ کا اسٹینڈرڈ مالیکیول ہے جو 2 چینز پر مشتمل ہوتا ہے۔ شوگر اور فاسفیٹ گروپ چینز کی ایک بیک بون بناتے ہیں۔ دونوں چینز بیسز کے ذریعے جڑی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ہیلیکس بناتے ہوئے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ شکل 13.2 میں دکھایا گیا ہے۔ اور یہ آپ کا ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے، اور یہ آپ کو شوگر فاسفور ہے، یہ آپ کا بیس ہے، اور یہ ڈی این اے سٹرکچر ہے۔ اس سیل کی نیوکلس میں ڈی این اے جو آپ کا جینیٹک انفارمیشن کی سٹوریج کو منتقل کرتا ہے، مستقل جگہ ہوتی ہے اس میں سیل کی تمام جینیٹک انفارمیشن ذخیرہ ہوتی ہے۔ یہ انفارمیشن کو بطور ہدایات نسل در نسل یعنی کہ جنریشن ٹو جنریشن آپ کے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ کس طرح امینو ایسڈز خاص قسم کی پروٹین کی تیاری کی جاتی ہے، یہ ہدایات جینیٹک کوڈ آف لائف کہلاتی ہے۔ ڈی این اے تعین کرتا ہے کہ آیا کہ یہ آرگینزم انسان، درخت یا کوئی جانور ہوگا، اور ایک جو نرو ہے یعنی کہ ایک سیل جو ہوگا وہ مسل سیل ہوگا یا نرو سیل ہوگا، تو اس طرح ان کی فنکشنلٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈی این اے میں نائٹروجنس بیسز کی ترتیب نیل سیلز ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی سیکوینس جو ہوتی ہے وہ پروٹینز کے بننے کا تعین کرتی ہے۔ ڈی این اے کا ڈبل آپ کا ہیلکس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ڈی این اے میں جینز موجود ہوتی ہے اور یہ آر این اے کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ جینز میں خرابی کی وجہ سے ناقص آر این اے پیدا ہوتا ہے جو کہ ناقص پروٹین بناتا ہے۔ ناقص پروٹین اس طرح سے کام نہیں کر سکتی جس طرح سے انہیں کام کرنا چاہیے، جس کے باعث آپ کی جو ڈس آرڈر جو بیماریاں ہیں جینیٹک ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح ان کی فنکشنلٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے ڈی ایکسی رائبو نیوکلک ایسڈز کی فنکشنلٹی اس طرح آپ کی باڈی میں یا روزمرہ کے معاملات میں ظاہر کاری ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا رائبو نیوکلک ایسڈ۔ رائبو جس کو ہم آر این اے کہتے ہیں، یہ رائبوز شوگرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک سنگل سٹینڈرڈ مالیکیول ہے جو پروٹینز بنانے کے لیے سیل کو جینیٹک انفارمیشن فراہم کرتا ہے۔ اس کا کردار ایک میسنجر کی طرح ہوتا ہے، اور آر این اے یعنی کہ ڈی این اے جب ہدایات کو منتقل کرنے کے لیے آر این اے بناتا ہے، آر این اے نئی پروٹینز بنانے کے لیے آپ کو جینیٹک ہدایات کو وصول کرتا ہے، پڑھتا ہے، ڈی کوڈ کرتا ہے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے نئی پروٹینز بناتا ہے۔ بس آر این اے نئی پروٹینز بنانے کا ذمہ دار ہے۔ جو ڈی این اے آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا آر این اے بناتا ہے اور ہدایات منتقل کرتا ہے، جبکہ جو آر این اے ہوتا ہے وہ ہدایات کے مطابق بنانا ہوتا ہے اس نے پروٹینز کو۔ تو اس طرح آپ کی جو ہے نا رائبو نیوکلک ایسڈز کی فنکشنلٹی آپ کی پرفارم کاری ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا وٹامنز۔ وٹامنز 1912 میں ہاپکن نے مشاہدہ کیا کہ جو آپ کے نارمل گروتھ کے لیے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس کے علاوہ دیگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ اشیاء بہت کم مقدار میں درکار ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اشیاء گروتھ کے فیکٹر سے متعلقہ اشیاء کہلاتی ہیں۔ بعد میں اس کو ونک نے ان اشیاء کو وٹامنس کا نام دیا۔ اس نے وٹامن B1 یعنی کہ B1 تھائمین دریافت کیا، اور یہ وٹامنس کی دریافت کا نتیجہ تھا۔ ٹائپس آف وٹامنس کیا ہوتے ہیں؟ وٹامنس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فیٹ سولبل وٹامن۔ فیٹ سولبل وٹامنس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے وٹامن جو فیٹس میں سولبل ہوتے ہیں، فیٹ سولبل وٹامنس کہلاتے ہیں۔ یہ وٹامن E, D, A اور K ہوتے ہیں۔ اگر یہ وٹامن بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیے جائیں تو یہ جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر وٹامن D کے جسم میں جمع ہونے سے ہڈیوں کا درد اور گردوں میں پتھریاں بن جاتی ہیں، اور تاہم ان کی وجہ سے کئی قسم کی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ان کی کمی کی وجہ سے بیماریاں، ان کے استعمال اور ان کے سورسز مندرجہ ٹیبل میں 13.1 میں دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کے سورسز اور یہ فیٹ سولبل وٹامنس کے سورسز اور استعمال اور کمی کی بیماریاں ہیں کہ جب وٹامن اے نہیں ہوتا تو آپ کا جو ڈیری پروڈکٹس، انڈے، آئلز اور فیٹس، مچھلیاں، یہ سبزیاں میں پائے جانے والے پروٹینز ہوتے ہیں، اور یہ کروٹین گاجروں اور جنگر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کی ایپیتھیلیم کو ٹھیک کرتا ہے اور ریٹینا کے
अंधेरे में तसरफ करके अमल को बेहतर बनाता है, और इस तरह आपकी जो डिजीजेज हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की जलन सूजन वगैरह है। विटामिन डी जो होता है वो मछली का जिगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स और फैट्स, जब जल्द पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी बनता है, और इसका इस तरह जो आपके यूजेस हैं, कैल्शियम को जज्ब करने में अहम किरदार अदा करता है, जो कि हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी होता है। और जो रिकेट्स वगैरह होती हैं, यानी कि सूखे की बीमारियां इसकी कमी से पैदा होती हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जो आपकी इसकी सेकंड काइंड है, सेकंड फॉर्म है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें ये होता है कि आप ऐसे विटामिन जो पानी में सोल्युबल हो जाते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन कहलाते हैं। ये विटामिन बी कम्प्लेक्स आप 10 विटामिन का मजमूआ और विटामिन सी असॉर्बिक एसिड होते हैं। वाटर सोल्युबल विटामिन के जिस्म के अखराज बहुत जल्द वाक़ हो जाता है, इसलिए इनकी ज़रूरतों से ज़्यादा ली गई मकदार की भी मुझसे सेहत नहीं होती, अलबत्ता उनकी कमी बीमारियों का बायस बनती है। इस तरह ये विटामिन की अहमियत है। विटामिन हमारे जिस्म की सेहतमंद ग्रोथ में अहम अदा करती है। नंबर 2 आपका जो है ये विटामिन की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। कुदरती विटामिन ऑर्गेनिक फूड्स के कंपाउंड में जो सिर्फ पौधे जानवर में पाए जाते हैं, हमारा जिस्म इन विटामिन को खुद नहीं बना सकता, इस वजह से उन्हें बराह रास्त ग़िज़ा में या फूड सप्लीमेंट के जरिए मुहैया किया जाता है। ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ के इंतहाई ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे आपका खुराक हजम करने के बगैर विटामिन का जिस्म जो होता है जुज़ नहीं बन सकते, इसलिए इन विटामिन को खाने के साथ साथ लेने का मशवरा दिया जाता है। हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को आपका रेगुलर बनाने, हड्डियों और टिश्यूज के बनने में मदद फराहम करते हैं। तो ये विटामिन की अहमियत है, जिसके थ्रू इनकी रोज़मर्रा के मामलात में इनकी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही होती है। और इसके साथ साथ आगे कमर्शियल यूजेज ऑफ एंजाइम्स हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है कि इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम को तजारती सतह पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम के अक़साम के एंजाइम और इंडस्ट्री में इनका किरदार मंदरजा ज़ैल है। नंबर 1 इसका जो खमीर में मौजूद एंजाइम को तजारती पैमाने करने की राब स्टार्च को आपके फ्रेगमेंटेशन के अल्कोहल बनाने के इस्तेमाल होता है। नंबर 2 आपका जो माइक्रो बेल है जो, और एंजाइम्स को डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। आपका लिपिड्स फैट्स को मजीद पानी में सोल्युबल कंपाउंड में इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम स्टार्च के दबों को ख़त्म करता है। नंबर 3 पे आपका आ जाता है एंजाइम को फ्रूट जीन्स को खास जूसेस को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रूट्स में शामिल किए जाते हैं, जिससे जूस की प्रोडक्शन में इजाफा होता है। ये फ्रूट की जीन्स से हासिल करदा रंग को भी बेहतर बनाता है। नंबर 4 आपका बनता है जो एमालेजर्स है, एंजाइम मजीद स्टार्च पैदा कर सकता है, ताकि ये स्टार्च को मीठे ग्लूकोज शरबत में तब्दील करने के लिए भी काफ़ी मुअस्सर होता है। नंबर 5 आपका जो लैक्टेस एंजाइम है, आइसक्रीम में मिठास के लिए इजाफे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसके लैक्टेज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है, ये लैक्टोज से ज़्यादा मीठे होते हैं। नंबर 5 आपका लैक्टोज एंजाइम आइसक्रीम में मिठास के इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आपका जो लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है और जो लैक्टोज से ज़्यादा मीठे होते हैं। नंबर 6 आपका जो होता है डेयरी इंडस्ट्री में कुछ एंजाइम को और दूसरी डेयरी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स के जायकों को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एंजाइम के आपके जो कमर्शियल यूजेज ऑफ एंजाइम है, उनका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आपका की पॉइंट्स हैं, और की पॉइंट्स में आपकी क्या कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक है। इसमें लिखा जाए मोनो जो स्क्वायर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ऑयलो गैसेस के बारे में डिस्कस किया, पोली जो स्कैटराइड्स हैं और उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स के नेचुरली सिंथेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रोटीन्स के बारे में, सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के फैटी एसिड्स, लिपिड्स इसके बारे में हमने डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने उसकी लॉन्ग चेन के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस किया, विटामिन ए डी एफ के बारे में डिस्कस किया, स्केल्स है इसकी स्लोबिलिटी ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स, और वो भी जब आप तमाम चीज़ों के बारे में आप जान लेंगे तो आपके सामने ये आपकी जो गेट करेंगे आप इन तमाम स्किल्स के बारे में। और ये चैप्टर 13 जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये आपका कंसेप्ट ऑफ डायग्राम है, ये यूजेस हैं इसके, और ये आपके सोर्सेज हैं यानी कि हनी फ्रूट्स वगैरह। यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट्स आपका जो हासिल होता है, ये तमाम के तमाम जो ज़राए हैं, जो हम पूरे का पूरा ये एक बेस आपके सामने दिखाई गई है, यानी कि ज़राए जहाँ से आप कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं, वो आपका शहद है, आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सीरियल्स वगैरह, ये आपके टाइप्स हैं। टाइप्स में आपने क्या देखा है, मोनोसैकराइड्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया, इसमें ग्लूकोज फ्रैक्टोज होते हैं। एल्गोसैकराइड्स को हमने डिस्कस किया, पॉलीसैकराइड्स को हमने डिस्कस किया, इसमें क्या होता है, सुक्रोज होते हैं, लैक्टोज और माल्टोज और इसका स्टार्च वगैरह। ये आपके यूजेस हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, शुगर लेवल को बरकरार रखने के लिए,
آپ کے ڈائجسٹیشن کے لیے، کولسٹریٹ کے لیے اور کرمپنگ کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ کا کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور آگے پروٹینز کا چارٹس میں دیا گیا کہ پروٹینز کا سورسز کیا ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے ایز یوزل. پھر آگے لپڈس کو اور ڈی این اے اور آر این اے کا یوز کیا گیا ہے. ان شارٹ یہ ساری کی ساری پورے چیپٹر کو ایک کنسیپٹ یعنی کہ ڈایاگرام کے تھرو یہاں پہ دکھایا گیا ہے. نیکسٹ آپ کی ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ایکسرسائز آپ کا جو ہے یہ چیپٹر 13 سے ہی ریلیٹڈ ہے، جو کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا چیپٹر 13 میں. تو جب آپ ان تمام چیزوں کو گو تھرو کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو تمام چیزوں کی انفارمیشن جب ہو جائے گی تو آپ کو تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اس کی آپ کو اس سے گو تھرو ہو جائیں گے، آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. تو آپ ایزیلی یہ جو آپ کو ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو بایو کیمسٹری چیپٹر نمبر 13 یونٹ نمبر 13 کو ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی، اور ان میں آلریڈی کنسیپٹ ڈائیگرام کے بارے میں ڈسکس کیا جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈس، نیوکلیک ایسڈ اور وٹامنس کو ڈسکس کیا. اور امید ہے ان تمام چیزوں کے متعلق آپ جاننے کے بعد بایو کیمسٹری جو آپ کی شاخ ہے کیمسٹری کی اس کے بارے میں آپ مکمل عبور حاصل کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو آپ ریزالو کر لیں گے جو آپ کو شارٹ کویسچنز ہیں، لانگ کویسچنز ہیں اور ایکسٹینسو کویسچنز ہیں جو آپ کو مدد فراہم کریں گے آپ کی ایگزام کی موٹیویشن کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے اور جو آلریڈی موجود ہیں اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں، لائک لازمی کریں. دیکھو یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے جب آپ لائک کریں گے تو آپ جیسے جو ضرورت مند اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کو وہ آپ کو ٹرانسفر کرتا ہے، ان کو آگے مطلب ان کے آگے بھیجتا ہے. ان کے جو الگورتھم ہے وہ اس کو ہائڈ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے، ریچ ہو سکے. اور زیادہ سے زیادہ فری آف کاسٹ لیکچر ہیں اور وہ لوگ جو آلریڈی اکیڈمیز میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس مہنگائی کے اس دور میں اپنے گھر والوں کی فیس کو بچا سکتے ہیں. اور جو طلبہ و طلبات جو فیس نہیں پے کر سکتے ہائی لیول کی اکیڈمیز میں، وہ اسی ہی سلیبس کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے. پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو اس کو ترتیب دیا ہوا ہے اس کریکلم کو آل اوور دا ڈسٹرکٹ یعنی کہ پورے پنجاب ڈسٹرکٹ میں، اور انہی چیزوں کو فالو کر کے یعنی کہ جب آپ کو ایک پورے کا پورا چیپٹر مل جاتا ہے، پورے کا پورا یونٹ اے ٹو زی ڈسکس مل جاتا ہے آپ کو ایک لیکچر کی شکل میں، ایک لیکچر کی شیپ میں، تو آپ کو کسی اور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ ان تمام لیکچر سے گو تھرو ہو سکتے ہیں تنویر احمد اسپیکس چینل اور فیس بک چینل کو فالو کرتے ہوئے، اور اسکالرز اکیڈمی اینڈ ہوم ٹیوٹرز کا فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کیجیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. چیپٹر 14 جس میں انوائرمنٹل کیمسٹری 1 دا ایٹماسفیئر کو ڈسکس کیا جائے گا. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.